वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके राजस्थान के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं 4th ग्रेड का, उसमें आपको पूछा जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में लगभग 3 से 5 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें जो संधि है वह दीर्घ संधि है। यहाँ पे ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे व्याख्या में, विद्यालय का संधि विच्छेद किया जाता है तो विद्या जोड़ आलय होता है। यहाँ पर आ प्लस आ मिलकर आ बनता है, यानी बन रहा है जो दीर्घ संधि का नियम है। जब दो समान स्वर्ग अ ई उ पास पास आते हैं तो वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दोस्तों यह व्याख्या आप बढ़िया से पढ़ेंगे जिससे आपको हर क्वेश्चन को बारीकी से समझने को मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है अति। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर कर सके इसलिए हमारे द्वारा MCQ क्वेश्चन लाया गया है, ताकि हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन बनाया जाए आप उसका आंसर कर सके। और वीडियो के अंत में जरूर बताएं आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और इसका व्याख्या हम देखते हैं, अत्यंत शब्द अति जोड़ अंत के योग से बना है। यहाँ अति उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक। अति का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक। उपसर्ग के शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वह आवट प्रत्यय लगा हुआ है। लिखावट शब्द लिख धातु से मतलब आवट प्रत्यय जुड़ने से बना है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। आवट प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द हैं बनावट, सजावट। ये सभी आपको याद रखने हैं। ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो वह शब्द है अग्नि। अग्नि जो है तत्सम शब्द है। यहाँ अग्नि एक तत्सम शब्द है जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आया है। इसका तद्भव रूप आग होता है, ये आपको याद रखना है। तद्भव रूप क्या होगा? अग्नि का आग होगा। खेत, क्षेत्र और आम तद्भव शब्द है। ये सबको आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए हमारे द्वारा स्पष्टीकरण में आपको पूरा विस्तार से बता दिया गया है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो यहाँ पे मैं खाना खा चुका हूँ आसन भूतकाल है, मतलब अभी अभी खाया गया है। आसन भूतकाल में क्रिया के अभी अभी या निकट भूतकाल में पूरा होने का बोध होता है। वाक्य से पता चल रहा है कि खाने की क्रिया कुछ समय पहले ही समाप्त हुई है। पूर्ण भूतकाल में क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय हो चुका होता है, जैसे मैंने खाना खाया था। इसमें पूर्ण भूतकाल का बोध हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, गाय शब्द का सही लिंग परिवर्तन क्या है? तो इसका सही लिंग परिवर्तन होता है बैल। गाय एक स्त्रीलिंग शब्द है जिसका पुल्लिंग रूप होता है बैल। ये आपको याद रखना है और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो यह अपदान कारक का चिन्ह है क्योंकि इसमें अलगाव का बोध हो रहा है। व्याख्या देखेंगे, अपदान कारक का चिन्ह से होता है और यह अलग होने, डरने, तुलना करने आदि के भाव को प्रकट करता है। यहाँ पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है इसलिए अपदान कारक हुआ है। व्याख्या से आप डिटेल में क्वेश्चन को समझ सकते हैं दोस्तों, इसलिए व्याख्या को आप जरूर से जरूर खुद से भी पढ़ लेंगे। और एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देख लेंगे क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? यहाँ अनल जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
बाकी गगन, नभ और अंबर ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको याद रखना है। और अनल जो है आग का पर्यायवाची शब्द होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम शब्द है पतन। उत्थान का अर्थ होता है ऊपर उठना या प्रगति करना। इसका सटीक विलोम शब्द पतन है, यानी जिसका अर्थ होता है नीचे गिरना। हमारा अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका एक शब्द होता है सर्वज्ञ। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ये व्याख्या, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। बहुज्ञ का अर्थ है जो बहुत कुछ जानता हो। और विशेषज्ञ का अर्थ होता है किसी एक विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला को विशेषज्ञ कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ होता है समय पर इनकार करना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का प्रचलित अर्थ है कि जब किसी मदद की आवश्यकता हो उस समय साफ मना कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द है आशीर्वाद। दोस्तों बर्तनी से आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप सही से याद रखिएगा। आशीर्वाद इस तरह से लिखाएगा। बर्तनी से 1 या 2 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, राम अच्छा लड़का है। इस वाक्य में अच्छा शब्द क्या है? तो यह विशेषण है, यहाँ पर विशेषता बता रहा है। अच्छा शब्द लड़का संज्ञा है कि विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह एक गुणवाचक विशेषण है, ये भी आपको याद रखना है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये आपको याद रखना है। वह एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, जिसमें मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप आता है। और अन्य पुरुष में वह, वे, ये सभी आते हैं। जब यह किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो पुरुषवाचक होता है। नोट, यदि यह किसी वस्तु की ओर निश्चित संकेत करे तो निश्चयवाचक भी हो सकता है, लेकिन विकल्पों में पुरुषवाचक प्राथमिकता पाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा अगला प्रश्न है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इस वाक्य में क्रिया है, तो यहाँ पर जो क्रिया है वह अकर्मक क्रिया है। वह कैसे? यहाँ पे व्याख्या पे आप देख सकते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है और जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ उड़ने का फल पक्षियों यानी कर्ता पर पड़ रहा है, कोई कर्म नहीं है यहाँ पे, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, लड़का शब्द का बहुवचन रूप है। तो इसका बहुवचन रूप है लड़के, इसका बहुवचन रूप होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। इस मुहावरे का अर्थ है कि ऐसी स्थिति आना जब व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति काम ना करे या वह सही निर्णय ना ले पाए, यही सही अर्थ होगा। एजेंडा के लिए सही परिभाषित शब्द है। तो इसका सही परिभाषित शब्द है कार्यसूची। कार्यसूची भाषा में एजेंडा का अर्थ कार्यसूची होता है, अर्थात किसी बैठक में विचार किए जाने वाले विषयों की सूची। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों शुद्ध वाक्य शुद्ध वर्तनी से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप बारीकी से देखेंगे। यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है, मुझे घर जाना है, यह शुद्ध वाक्य है। सर्वनाम और कारक की दृष्टि से वाक्य व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध है। मेरे को का प्रयोग हिंदी में अशुद्ध माना जाता है, ये आपको याद रखना है, मेरे को अशुद्ध माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत, इसका सही संधि विच्छेद है। व्याख्या में देखेंगे, स्वागत शब्द में यन संधि है, ये भी आपको याद रखना है, यन संधि है। इसका नियम है जब ई छोटी ई या बड़ी ई या ऊ छोटी ऊ और बड़ी ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो
ई जो छोटी ई है, बड़ी ई का य और छोटी ऊ और बड़ी ऊ का व हो जाता है। यहाँ छोटी ऊ प्लस आ मिलकर वा बन गया है, ये आपको ये ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुज का विलोम शब्द है, तो इसका विलोम शब्द होता है अग्रज। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, अनुज का अर्थ होता है बाद में जन्मना यानी छोटा भाई। इसका विलोम अग्रज है जिसका अर्थ होता है पहले जन्मा यानी बड़ा भाई। हमारा अगला प्रश्न है, पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे पवन का पर्यायवाची शब्द है समीर। समीर शब्द पवन का पर्यायवाची शब्द है। अनल आग का होता है। आप परियोद जो होता है बालक का बादल का होता है, ये आपको याद रखना है। और वारी पानी का पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है, तो इसमें कर्म वाच्य का उदाहरण है। जब वो वाक्य में क्रिया का संबंध सीधे कर्म से होता है और कर्ता के बाद द्वारा या से का प्रयोग होता है तो वह कर्मवाच्य होता है। यहाँ क्रिया पढ़ी गई और कर्म पुस्तक के अनुसार है, इसीलिए इसका प्रयोग हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, नेत्र शब्द है, तो नेत्र शब्द जो है यह तत्सम शब्द है, ये आपको याद रखना है और यह 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा जो यहाँ पे व्याख्या आप देख लें तो नेत्र संस्कृत भाषा का शब्द है जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है, अतः यह तत्सम है। इसका तद्भव रूप नैन या आँख होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा, तो इसमें जो विशेषण बनेगा मानवीय। मानव संज्ञा है और शब्द में ये प्रत्यय लगाकर मानवीय विशेषण बनाया जाता है, जैसे मानवीय गुण। मानवता भाववाचक संज्ञा है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ होता है कि दोहरा लाभ होना। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि किसी एक कार्य से दो या अधिक लाभ प्राप्त होना। हमारा अगला प्रश्न है, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी समकक्ष क्या है, तो इसका हिंदी समकक्ष है अधिसूचना। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, सरकारी और कानूनी संदर्भ में नोटिफिकेशन के लिए सटीक हिंदी शब्द अधिसूचना है जो राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री। ये आपको त्रुटि में भी मतलब शुद्धि वर्तनी में भी लिखने को मिलेगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। और यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से कवि का सही स्त्रीलिंग रूप कवयित्री होता है। यह शब्द वर्तनी शुद्धि में भी अक्सर पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द है, तो इसका एक शब्द होता है अजात शत्रु। व्याख्या में देखेंगे, अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। अजय का अर्थ है जिसे जीता ना जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, वह कल आएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो यहाँ समान भविष्यत काल है। जब क्रिया के समान रूप से भविष्य में होने का पता चलता है तो उसे समान भविष्यत काल कहते हैं। यहाँ आएगा क्रिया भविष्य में होने वाली एक सामान्य घटना का बोध करा रही है। दोस्तों, तो यहीं पे यह वीडियो समाप्त होता है। इसमें आपको 30 प्रश्न बताया गया था और 30 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।